हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लव एंड जू में, जहाँ मैं आपके साथ वाउंडेड हिनर का 11th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं पे होती है जहाँ पे ख़त्म हुई थी। वैन वहीं पे बालकनी में खड़ा होता है और शिशु को बड़े ही स्नेह से देखे जा रहा होता है। शिशु उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और नीचे पार्टी में आ जाता है। मिसेस हाउस जैसे ही शिशु को देखती है वो शिशु के पास आ जाती है और कहती है, बेटा तुम ठीक हो ना? अब कैसा लग रहा है? यीशु कहता है, पहले से बेहतर लग रहा है माँ। शिशु कहती है, बेटा तुमने देखो अभी तक खाना भी नहीं खाया है। यीशु कहता है, मुझे भूख नहीं है माँ। शिशु कहती है, पर बेटा। यीशु कहता है, माँ सच में मुझे भूख नहीं है। गाइस, मैं बैकग्राउंड में आ रहे शोर के लिए माफ़ी चाहूँगी। मैं अभी भी असल में नहीं जा सकती थी और यहाँ पापा ने बहुत तेज़ टीवी चला रखा है तो उसका शोर आ रहा है आंगन तक। मैं आंगन में बैठी हूँ, सो प्लीज़ थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा गाइस, प्लीज़। सो बैक टू द स्टोरी। यीशु मुझसे ज़्यादा कहता है, मामा आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ सच में। तभी वहाँ पे मैम भी आ जाता है और जाओ के बगल में आके खड़ा हो जाता है और उसी टाइम पर मिसेस जाओ को वो लेडी बुला लेती है और वो यीशु की तरफ देखती है और कहती है, अपना ध्यान रखना बेटा और कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना। यीशु बस इग्नोर करता है और वो वहाँ से चली जाती है। वैन और जाओ दोनों ही वहाँ पे चुपचाप से खड़े होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वैन कहता है, आपने खाना नहीं खाया ना? यीशु कहता है, प्लीज़ वैन अभी एकदम चुप रहो तुम, मुझ में ज़रा सी भी एनर्जी नहीं कि मैं तुमसे बहस कर सकूँ और मुझे भूख नहीं है। वैन फिर कुछ नहीं बोलता है, वो समझ रहा था कि यीशु परेशान है तो कुछ भी नहीं बोलता। वो भी वैसे ही खड़ा रहता है वहाँ पे, वो भी खाना नहीं खाता है। फिर ऐसे ही पार्टी चल रही होती है। अब सभी गेस्ट के जाने का टाइम हो जाता है। सभी गेस्ट धीरे धीरे करके जा रहे होते हैं और हानिंग सोचता है कि इससे पहले फाई जाए उससे उससे कुछ बात करनी थी, वो कर ले। वो हानिंग जहाँ फाई खड़ा था उसके डायरेक्शन में जाने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि फाई जो है वो वहाँ से जो जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से वैन के डायरेक्शन में आने लग गया था। तो जहाँ खड़ा था वो वहीं रुक जाता है हानिंग। फिर फाई जो अपना था वो वैन के पास आता है, मतलब वैन और जाओ के पास। फिर जाओ से कहता है, मिस्टर साहब मुझे चलना चाहिए, रात बहुत हो गई है। शिशु भी मतलब अभी एकदम शांत से लहजे में बोलता है, ठीक है भाई, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए। आई होप आपने पार्टी एंजॉय की हो। भाई कहता है, जी मुझे सच में यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। शिशु कहता है, ग्लैड टू हेयर दैट। फिर शिशु फिर से कहता है, भाई जिनको मेरा हेलो कहना। और ये बात सुनकर जो अपना भाई होता है वो वैन की तरफ देखता है, जो कि हल्का हल्का से स्माइल कर रहा होता है और ना हल्का हल्का ब्लश भी कर रहा होता है। भाई कहता है, जी बिल्कुल। फिर भाई वैन से कहता है, वैन तुम कैसे दोस्त हो, मुझे बाहर सी ऑफ करने भी नहीं आओगे? वेट। फिर वो यीशु की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर साओ क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी गार्ड को बोरो कर सकता हूँ? यीशु कहता है, जी बिल्कुल, इस पर पूछने वाली क्या बात है। भाई कहता है, थैंक यू मिस्टर साओ। और फिर वो वैन को अपने साथ लेके चला जाता है बाहर की तरफ और जीशु दोनों को देख रहा होता है बिल्कुल शांत नज़रों से। हालांकि उसे वैन की बात पे भरोसा था, वैन ने कहा था कि उसका दोस्त है, पर पता नहीं क्यों फिर भी उसे जलन हो रही थी। इट्स लाइक वो वैन को किसी से शेयर ही नहीं करना चाहता था। और उसे पता था कि उसकी प्रॉब्लम है कि वो जो इतना पॉसेसिव हो रहा है वैन की तरफ। वैन को नहीं रोक सकता किसी से दोस्ती करने से, किसी के साथ समय बिताने से। उससे परेशानी हो रही है ना, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। और फिर सामने खड़े हानिंग की तरफ देखता है जो कि चुपचाप खड़ा होता है। शिशु उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? हानिंग कहता है, कुछ भी तो नहीं भाई। शिशु कहता है, जेलस? हानिंग कहता है, नो। शिशु कहता है, जेलस। हानिंग कहता है, गॉड भैया मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सही में आपकी बॉडी गार्ड पे। शिशु कहता है, मेरी बॉडी गार्ड पे गुस्सा क्यों आ रहा है? वो कहता है, देखिए ना वो कितना लकी है, भाई उसका दोस्त है। शिशु कहता है, फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन और फई खड़े थे मेन गेट के पास। और फई ना आसपास देखता है, जब उसे कोई नहीं दिखता है तो वो कहता है, अपना ख्याल रखिएगा सर, प्लीज़। फैन कहता है, तुम भी।
फिर फई थोड़ा सीरियस हो जाता है, जितना सीरियस वो था उससे भी ज़्यादा, और वो कहता है फिर सर कल जो आपने काम दिया है उसकी रिपोर्ट मैं आपको दे दूँगा। और ये बात सुनकर उनका पूरा चेहरा ही फीका पड़ जाता है। फई वैन की तरफ ही देख रहा था। अंदर ही अंदर वो दोनों ही जानते थे कि कल जो रिपोर्ट फई वैन को देने वाला है उसमें कुछ अच्छा तो नहीं पता चलने वाला है, क्योंकि कल वो जो भी बताएगा वही कारण होगा यीशु के पैनिक अटैक्स का। तो वो दोनों ही जानते थे कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, इसीलिए वैन इतना चिंतित हो रहा था। फई वैन के शोल्डर्स पे हाथ रखता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा सर। वैन एक नोट करता है और फिर वहाँ पर से फई चला जाता है अपने घर, और वैन अंदर आता है, यीशु के पास जाके खड़ा हो जाता है वापस से। वैन सामने की तरफ देख रहा होता है और यीशु वैन की तरफ। यीशु उनमें सोचता है इसे क्या हो गया, ये इतना परेशान क्यों लग रहा है। पर ऑब्वियस सी बात है वो उससे पूछ नहीं सकता था उसकी परेशानी का कारण, तो वो भी चुप रहता है और सामने की तरफ देखने लग जाता है जैसे वैन देख रहा था। अब थोड़ी देर बाद देखुन और ये भाई के जाने का भी समय हो जाता है। वो दोनों यीशु के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वो दोनों जा रहे हैं। तो यीशु उन दोनों को सी ऑफ करने गेट तक जाने वाला होता है और वैन से कहता है कि वो वहीं रुके। वैन एक नोट करता है और फिर वो तीनों लोग बाहर की तरफ चले जाते हैं। अब वो लोग गेट के पास आते हैं, मतलब घर के गेट के पास, घर का जो मेन द्वार होता है वहाँ तक। और देखून कहता है तुम दोनों यहीं रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। फिर देखून जो बाकी के एरिया में कार खड़ी थी उसे लेने चला जाता है, और यहाँ पर ये भाई और यीशु रहते हैं। ये भाई यीशु की तरफ देखता है और कहता है यीशु मुझे पता है कि तेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो तू मुझे नहीं बताएगा, और शायद तुझे मेरी इंटरफेरेंस भी पसंद ना आए, पर मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ कि तू भी जानता है और मैं भी, तू विन के लिए क्या फील करता है, और फिर भी तू खुद को रोक रहा है, तो ये बहुत गलत है। आज तुम और विन जब डांस कर रहे थे ना, डांस फ्लोर पे, तो मैं और देखो तुम दोनों को ही देख रहे थे। जिस तरह से विन तुम्हें देख रहा था डांस के दौरान, उससे एक बात तो साबित हो गई कि ये वन साइड लव का मामला तो नहीं है ना शिशु। शिशु कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर भाई कहता है मैं तुमसे प्यार करता है, ये बात तुम जानते हो ना। शिशु फाइनली ये भाई के किसी सवाल का जवाब देता है। वो हाँ में सिर हिलाता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ। भाई कहता है तो दिक्कत क्या है इडियट, क्या दिक्कत है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम उससे प्यार करते हो, तो दिक्कत क्या है। आंटी अंकल को तुम लोगों का साथ रहना पसंद नहीं है क्या। शिशु हमें सिर हिलाता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भाई कहता है तो फिर कैसी बात है। फिर शिशु के पास आता है, उसके गल पे हाथ रखता है और कहता है शिशु मेरे भाई, तुझे पता नहीं कि तू कितना लकी है कि तू जिससे प्यार करता है वो भी तुझसे प्यार करता है। मुझे देख, मैं तरसता हूँ देख उनके प्यार के लिए। आज जिस तरह से मैं तुझे देख रहा था ना, मैं हमेशा सोचता हूँ कि देखो मुझे कब दिखेगा उस नज़र से। अपनी खुशकिस्मती को ऐसे मत ठुकरा मेरे भाई, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कर। अब मुझे तेरे लिए डर लग रहा है, तो जिस तरह से उनको अपने से दूर कर रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो सच में तुझसे बहुत दूर हो जाए। इतना दूर, इतना दूर कि तू चाह कर भी कभी उस तक ना पहुंच पाए। इसलिए प्लीज़ भाई अब रुक जा, अपनी फीलिंग्स से भागना बंद कर दे। अपने आप को एक मौका तो दे खुश रहने का, एक चांस दे खुद को, वैन को, इस रिश्ते को। प्लीज़ ऐसे करके तुम घुट के मर जाएगा यार, अपनी हालत देख। तभी उन दोनों को हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों देखते हैं कि देखो कार लेकर आ रहा होता है उनकी तरफ। तो वो दोनों जैसे पहले खड़े थे ना थोड़ी दूरी पर, वैसे आके खड़े हो जाते हैं। फिर देखो वहाँ पर आता है, कार से बाहर निकलता है और ये भाई से कहता है चलिए भाई। भाई कहता है। फिर वो देखो यीशु से कहता है अपना ध्यान रखना यीशु, ओके। यीशु नोट करता है और कहता है जी। और फिर यीशु भाई से कहता है अपना ध्यान रखना भाई। भाई कहता है तुम भी, और जो कुछ भी मैंने कहा है उसके बारे में प्लीज़ सोचना, ठीक है। यीशु हाँ में सिर हिलाता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब दोनों कार में बैठे होते हैं और बिल्कुल शांति होती है। देखुन कहता है भाई
इतनी टेंशन मत लो तुम। भाई कहता है कैसे ना लूँ, वो लड़का पागल है, खुद को हर्ट कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे उसकी हेल्प करूँ। देखून कहता है भाई तुम जानते हो किस तरह का इंसान है, वो बहुत सेंसिटिव है, वो हम जैसा नहीं है जैसे हम लोग हैं। और देखो उसे प्लीज़ थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात बताओ, अगर इसकी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? तुम भी वही करते जो वो कर रहा है। इसलिए प्लीज़ उस पर नाराज़ मत होना। भाई कहता है मैं उस पर नाराज़ नहीं हूँ, बस फिक्रमंद हो। इसके बाद वापस से कार में सन्नाटा छा जाता है। फिर देखो भाई की तरफ देखता है और देखता है परेशान है, तो वो यूँ ही ऐसे ही कह देता है अच्छा अपने ससुराल कब चल रहे हो? और ये बात सुन के ये भाई बिल्कुल से शॉक हो जाता है, कहता है क्या? देखो कहता है मेरे घर कब चल रहे हो? ये भाई कहता है ससुराल, तो तुम ससुराल क्यों बोल रहे हो? देखो कहता है अब अपने बॉयफ्रेंड का घर तो ससुराल ही होता है ना। भाई कहता है शट अप ओके, मैं मूड में नहीं हूँ मजाक के। लेकिन उसके बाद सुन के हंसने लग जाता है और कहता है फाइन फाइन, अच्छा मैं कल घर जा रहा हूँ, हाँ डैड को हमारे बारे में बताने। भाई कहता है कोई अच्छी सी स्टोरी बना के जाना, अगर उन्होंने पकड़ लिया ना तुम्हारे झूठ को तो तुम्हारी शाम तो जानी है। देखो कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं वो सब संभाल लूँगा, ठीक है। फिर ये भाई कुछ नहीं बोलता है और रास्ते की तरफ देखने लग जाता है। फिर वो कहता है देखो ये रास्ता तो तुम्हारे घर की तरफ जा रहा है ना। देखो रास्ते की तरफ देखता है और मजाक मजाक में ही ऐसे बोल रहा होता है लग तो मेरे घर का ही रास्ता रहा है। भाई कहता है शट अप, हम तुम्हारे घर क्यों जा रहे हैं, मुझे मेरे घर ड्रॉप करो ना, फिर चले आना अपने घर। लेकिन कहता है नहीं, आज हम दोनों मेरे घर पे ही रुकेंगे। भाई कहता है क्या पागल हुए हो क्या? लेकिन कहता है नहीं, मैं पागल तो नहीं हुआ, पर तुम अगर इतना सोचते रहे तो तुम जरूर पागल हो जाओगे। अगर मैंने तुम्हें अभी घर छोड़ दिया तुम्हारे तो तुम सोओगे तो हो नहीं, टेंशन लेते रहोगे, सोचते रहोगे। इसलिए तुम आज मेरे घर पे चलोगे, हम वहीं पे सोएंगे, ठीक है। और कल सुबह मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। भाई कहता है फाइन। लेकिन कहता है दैट्स लाइक अ गुड बॉय। फिर वो वापस से ड्राइव पे ध्यान लगाने लग जाता है और फिर वो दोनों देखो उनके घर आ जाते हैं। अब देखो तो कार से उतरने लग जाता है, पर जो अपना ये भाई होता है वो अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो खोल ही नहीं रही होती है। बार बार ट्राई करता है पर वो खुल नहीं रही होती है उससे। देखो कहता है क्या हुआ? भाई कहता है ये सीट बेल्ट नहीं खुल रही है। देखो कहता है ठीक से ट्राई तो करो। भाई कहता है मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, नहीं हो रही है। देखो कहता है एक मिनट। अब ये भाई कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो ये भाई के पास आता है और उसकी सीट बेल्ट खोलने लग जाता है। और देखो उनको अपने इतना करीब देख कर ये भाई की तो सांसें रुक जाती है। वो ब्रीथ ही नहीं कर रहा होता है, वो एकटक बस उसे देखे जा रहा होता है और देखो उसकी सीट बेल्ट को सेट कर रहा होता है, मतलब निकाल रहा होता है। फिर देखो की रिजल्ट भी ये भाई पे पड़ती है जो कि उसे देख रहा होता है और देखो भी उसे देखने लग जाता है। और वहाँ ना वो बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा। और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं, सीट पे उसने नहीं खोली होती है। फिर ये भाई जो होता है अपनी नजरें हटाता है तो देखो भी अपनी नजर हटाता है और फिर वापस से वो सीट बेल्ट को खोल देने लग जाता है और खोल भी देता है। फिर देखो पीछे हट जाता है और वापस से कार से बाहर निकल जाता है और फिर ये भाई भी निकल जाता है कार से बाहर। फिर दोनों चुपचाप से उसके घर के अंदर आ जाते हैं और देखो दोनों सोच रहा होता है यार ये क्या था, मैं क्या कर रहा था अभी, मैं भाई को ऐसे क्यों देख रहा था, लगता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। देखो फिर माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए कहता है भाई तुम कॉफ़ी पियोगे? भाई जो खुद ही अभी नर्वस था वो हाँ कर देता, कहता हाँ 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 मैं पीऊँगा। कहता है तुम कमरे में चलो, मैं कॉफ़ी बना के लाता हूँ, ठीक है। वो कहता है ठीक है। फिर वो देख उनके रूम में चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो वैन के सिंह होता है वो जस्ट नहा कर आया होता है
अपने बाल सुखा रहा होता है, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है जो कि बेड पे पड़ा था। वो अपना फ़ोन उठाता है तो देखता है फ़ई का कॉल है, और उसका नाम देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। और ऐसा होना लाजमी भी था। फ़ई आज उसे वो रिपोर्ट देने वाला था। वो फिर फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ फ़ई। दूसरी तरफ से फ़ई कहता है, सर वो रिपोर्ट मुझे मिल गई है, आप कब तक अपने घर आ सकते हैं? उसकी आवाज़ सुनकर कोई भी बता सकता था कि वो भी बहुत दुखी है। वैन कहता है, बस अभी जाके मास्टर सूट से परमिशन ले लूँ, फिर आता हूँ। फिर वो फ़ोन कट कर देता है। आज 1 जनवरी थी, सो सारे कंपनीज की आज छुट्टियाँ थी, मतलब सारे ऑफिस जो भी थे वो सब बंद थे। आज वहाँ पर कोई भी काम नहीं होने वाला था, तो आज साउथ इशू भी घर पर ही था। फिर वैन वहाँ से साउथ इशू के रूम में जाता है, बिल्कुल ही अपना मूड चेंज करके, ऐसे दिखा के जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वो वहाँ जाता है और नॉक करता है और कहता है, मास्टर शू, मैं कमरे में आ सकता हूँ? ऋषु जो कि लैपटॉप पे काम कर रहा होता है वो कहता है, आ जाओ। फिर वो कमरे में आता है और कहता है, मास्टर शू, आज आपके कोई प्लान्स है क्या? वो कहता है, प्लान्स? कैसे प्लान्स? वो अभी भी लैपटॉप में मुंह घुराया हुआ था। फैन कहता है, नहीं मेरा मतलब आपको कहीं बाहर जाना है क्या? मतलब कहीं घूमने वूमने के कोई प्लान्स हैं? ऋषु कहता है, ये क्या पूछ रहे हो सुबह सुबह? फैन कहता है, वो अगर आपके आज के कोई प्लान्स नहीं हैं तो क्या मैं आज डे ऑफ ले सकता हूँ? और ये बात सुनकर ऋषु अपना मुंह लैपटॉप से हटाता है और कहता है, डे ऑफ? फैन कहता है, हाँ डे ऑफ। वो आज मेरे दोस्तों ने ना एक गेट टुगेदर रखा है, मुझे भी वहाँ जाना है, तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं वहाँ जा सकता हूँ प्लीज़? प्रॉमिस, मैं 8 बजे से पहले आ जाऊँगा, प्लीज़ मास्टर शू। ऋषु देखता है और कहता है, फाइन। फिर ऋषु वहाँ से जाने लगता है और फिर वापस आता है और कहता है, अच्छा सुनिए, मेरे जाने के बाद कोई स्टूपिडिटी मत करना पिछली बार की तरह, ठीक है? ऋषु वापस लैपटॉप में अपना सिर घुरा लेता है और कहता है, ठीक है। और फिर ऋषु कहता है, और सुनिए, ज़्यादा मुझे मिस भी मत कीजिएगा, ठीक है? ऋषु कहता है, हाँ ठीक है पापा, नहीं करूँगा मिस। और ये कहते ही तुरंत वन की तरफ देखता है, जो कि उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। और फिर वन कहता है, दैट्स लाइक अ गुड बॉय, मुझे मिस मत करना। फिर वो उससे बाय करके चला जाता है वहाँ से। और रूम से जैसे ही वो निकलता है, उसके चेहरे पर वापस से वही उदासी छा जाती है जो कि पहले थी। फिर वो वहाँ से उस घर से बाहर निकल जाता है। एक बड़े से मैंशन के सामने एक कार आके रुकती है। उस कार से अपना वैन बाहर निकलता है और फिर वो उस मैंशन के अंदर जाता है, और वहाँ जितना भी स्टाफ था ना, वो उसे देख के बिल्कुल सब चौंक जाते हैं। उनमें से एक कहता है, जुन सर? फिर उन स्टाफ में से एक के पास जाता है और कहता है, फ़ई कहाँ है? वो कहता है, वो तो आपके रूम में है सर। वो तुरंत ही अपने रूम की तरफ बढ़ता है। ये जो मैंशन था ना, ये हमारे वैन का ही था, पर उसने ही ना फ़ई के नाम से लिया था। बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस वो नहीं चाहता कि वो ऐसा रिवील करे कि वो रिच है, और ना ही वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहता था कि जुन ही वही है, मतलब वैन केसिंग है। सो बैक टू द स्टोरी। वैन केसिंग स्टेयरकेस से होकर अपने रूम में आता है, मतलब रूम तक आता है, पर अंदर जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही होती है। फिर वो किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाकर कमरे के अंदर आता है और देखता है कि फ़ई वहाँ पर खड़ा हुआ है खिड़की के पास। वो फ़ई को आवाज़ देता है और फ़ई उसके पास आता है। फ़ई कहता है, सर सर साहु सर द्वारा जितने भी केस उन पे किए गए हैं, उनमें से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हम ये कह सकते हैं कि इन कारणों से पैनिक अटैक आते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं मिला। पर आपने रहीम चाचा का नाम बताया था ना मुझे, जो वहाँ पर थोड़े काइंड थे आप लोगों के प्रति, मुझे फाइनली उनसे मिलने की परमिशन मिल गई थी। मैं आपको बताना भूल गया था। सर सर वो जो कहना चाहता था वो बोल ही नहीं पा रहा था। वो बड़ी हिम्मत करता है और कहता है, सर सबसे कर रेप हुआ था वहाँ पर। और ये बात सुनकर फैन का तो जैसे दिमाग ही सुन पड़ जाता है। उसने बुरा सोचा था कि ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है, पर इतना बुरा नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर दीजिएगा।
गाइस अगर कुछ गलतियाँ हों तो मुझे बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं उन्हें सही करने की कोशिश करूँगी और इतनी लेट अपडेट लाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाय बाय, जय वंशु।